लास्ट टाइम हम ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, उसमें याद है। हाँ जी सर। तो इसमें हमने डिस्कस किया था कि भाई ये प्रॉपर्टी है मैटर की, जिसकी वजह से कोई भी बॉडी जो उसकी प्रेजेंट स्टेट है, अगर उसमें तुम कुछ चेंज करने की कोशिश करते हो तो उस चेंज करने का वो अपोज करती है। मतलब अगर वो रेस्ट पे है तो उसे रोटेट करना चाहोगे तो रोटेट होने का अपोज करेगी, और अगर रोटेट हो रही है तो रोकने की कोशिश करोगे तो वो रोकने का अपोज करेगी। तो जिस प्रॉपर्टी की वजह से बॉडी ऐसा कर रही है वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है। एक है कॉन्टिन्यूअस मास। तो डिस्क्रीट सिस्टम और कॉन्टिन्यूअस मास में क्या डिफरेंस है कि इसमें जो बॉडीज हैं वो रैंडमली ओरिएंटेड होगी। जैसे मान लो कि अगर हम सन को देख रहे हैं ना, सन तो सेंटर पे है, उसके आसपास पूरे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, तो ये अगर हम एक एक्सेस पास करते हैं सन के थ्रू, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं, ये सब एक डिस्क्रीट सिस्टम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एन एक्सेस पासिंग थ्रू द सन। यस सर। मतलब छोटी छोटी बॉडीज अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट अलग अलग सर्कल में रोटेट कर रही हैं, और वो बॉडी स्कैटर्ड होनी चाहिए, तो उसको हम कहेंगे कि भाई ये क्या है, ये एक डिस्क्रीट सिस्टम है। जैसे यहाँ पे एक M1 मास की कोई बॉडी है और ये इस सर्कल में रोटेट हो रही है। यहाँ पे अगर कोई ये M2 मास की बॉडी है, ये है इस सर्कल में रोटेट हो रही है। ये यहाँ पे M3 मास की बॉडी है, ये इस सर्कल में रोटेट हो रही है। तो ऐसे केसेस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक सिंगल बॉडी का होता है, वो होता है कि अगर कोई एक पॉइंट मास है और वो किसी एक एक्सिस से आर डिस्टेंस दूर पे ऐसे रोटेट हो रहा है, तो ऐसे केसेस में ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। यस सर। तो इस सिंगल बॉडी का जो कि एक एम मास की बॉडी एक्सिस से ये जो डिस्टेंस हम लेते हैं परपेंडिकुलर या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं, तो यहाँ जो आई है वो mr² होता है। मैं तुम्हें अभी ये भी बता रहा हूँ कि ये कैसे होता है, इसमें तो चलेगा। यहाँ आर क्या है, आर डिस्टेंस ऑफ एम फ्रॉम, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्चुअली, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एम फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है ना। ऑब्जेक्ट और एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर है ना सर, ये मतलब। हाँ मतलब हम जो एक्सिस जिसके अबाउट बॉडी रोटेट हो रही है, उस एक्सिस से बॉडी को जिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ज्वाइन कर रहे हैं, ये आर यहाँ पे वही है। ठीक है। सही है ना। यस सर। अब हम ये देखते हैं पहले कि भाई ये आया कैसे थी। एक मिनट जरा हो, अगर तुम इसको यहाँ टॉप से देख रहे हो, तो अगर तुम इसे टॉप से देखो तो जो विजिबिलिटी तुम्हारे सामने होगी वो कुछ इस तरह की होगी। बोलो, ये बात समझ आ रही है। और अगर ये इधर की तरफ v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है एक्सिस से आर डिस्टेंस पे, तो v कितनी होती है, आर ओमेगा। तो ओमेगा है वो इसकी एंगुलर वेलोसिटी।
एग्री करते हो सब लोग? यस सर। अब तुम यहाँ पे ये चेक करो कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। इसकी काइनेटिक एनर्जी होने वाली है हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी कितना है, आर ओमेगा, कितना हो गया ये, हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब तुम एक बात देखो कि अगर ट्रांसलेटरी मोशन में हाफ एम वी स्क्वायर है काइनेटिक एनर्जी, तो रोटेशनल मोशन में जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है उसको अगर मैं हाफ लेमडा ओमेगा स्क्वायर लेट कर लूँ, द हाफ हाफ जो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है उसके इक्विवेलेंट कौन होगी, एंगुलर वेलोसिटी। तो तुम ये देखो कि अगर तुम रोटेशनल एनर्जी को ट्रांसलेशनल एनर्जी से कंपेयर करते हो, तो ये जो कि लेमडा जो ये है ये क्या है इसके लिए, आर एम आर स्क्वायर। हाँ इसी को ही हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कह रहे हैं, जिसको हम आई से प्रेडिक्ट कर रहे हैं। बोलो, नहीं समझ पा रहे? ठीक है सर। तो बेसिक पता चल गया ना कि ये एम आर स्क्वायर जो है ये आया कहाँ से। हाँ सर। यस सर। अब डिस्क्रीट सिस्टम में इसी तरह के बहुत सारे पॉइंट मासेस कलेक्टिवली रोटेट कर रहे हैं जैसे, तो इसका जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा पूरे सिस्टम का, वो इंडिविजुअल पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम होगा एल्जेब्रिकली। ठीक है, जितने यस पार्टिकल सर। सबको जोड़ते चले जाएगा। नहीं समझे? यस सर। अब कॉन्टिन्यूस मास बॉडी में क्या होगा भाई, कॉन्टिन्यूस मास बॉडी में ये होने वाला है कि तुम्हें कॉन्टिन्यूस बॉडी को छोटे छोटे पॉइंट मासेस में ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे ये है, सपोज कीजिएगा कि ये बॉडी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट होती है। देखो, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो बॉडी के अंदर से भी पास हो सकता है, या फिर मतलब ये बॉडी इस एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकती है, या फिर ये बॉडी ना इस एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकती है एज ए कंप्लीट बॉडी। जैसे अर्थ नहीं देखी तुमने, यस सर। अर्थ अपने सेंटर के थ्रू जो एक्सिस पास कर रहा है उसके अबाउट भी रिवॉल्व कर रही है, और अर्थ सन के अबाउट भी तो रोटेट कर रही है। यस सर। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है। ये ए ओ आर मतलब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इसमें क्या होगा कि हम जिस कंटिन्यूअस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे उसको हम छोटे छोटे पॉइंट मासेस में डिवाइड करेंगे इस तरह से, और उसमें से हमने पॉइंट मास लिया डीएम एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस। इसका बड़ा ध्यान रखेंगे, मतलब अब इसमें कुछ जो तुम्हारी हेल्प है, कुछ सेंटर ऑफ मास वाला चैप्टर भी करने वाला है जिसमें हमने सेंटर ऑफ मास निकाल लेते ना, जैसे तो वहां पे हमने जैसे एलिमेंट वगैरह सेलेक्ट किए थे उसी तरह के एलिमेंट हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करें। तो इस छोटे पॉइंट मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना है, डीएम आर स्क्वायर। अब इस तरह के जितने भी पॉइंट मासेस होंगे, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ, ये सारे सेम मास के भी हो सकते हैं, अलग अलग मासेस के भी हो सकते हैं। कुछ इक्वल डिस्टेंसेस पे होंगे, कुछ परपेंडिकुलर डिफरेंट डिस्टेंसेस पे होंगे, उसमें सबको ऐड ही तो करना है। तो ऐड करने के लिए क्योंकि यहाँ काउंटिंग पॉसिबल नहीं है, इनफाइनाइट मास है, तो तुम्हें बाउंड्रीज को इंटीग्रेट करना पड़ेगा फॉर द गिवन। इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। हाँ जी सर। समझ आ गई इसके बाद? आ गई सर। यस सर। ठीक है जी। अब तुम ये देखो जरा यहाँ पे ध्यान से कि अगर तो ये कोई एक्सिस है, इस एक्सिस में अगर ये बॉडी यहाँ पर है कोई, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एम आर स्क्वायर। तो तुम इसमें ये देखो कि एक बार ध्यान से
कि भाई जितना बॉडी एक्सिस से दूर होगी उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। हाँ। अब तुम्हें ध्यान से समझने की जरूरत है। जैसे तुम्हारे पास एक रिंग है कोई इस तरह की, जैसे साइकिल का रिम नहीं होता, उसमें तो स्पोक्स लगे रहते हैं, समझ रहे हो? यस सर। ये एम मास का रिम है और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है। तो इसका कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी इसमें स्टोर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। समझ पा रहे हो? यस सर होगी। अब भाई इतने ही मास की तुमने एक प्लेट जैसा स्ट्रक्चर बनाया, उतनी रेडियस का बनाया जितना ये ऊपर रिम था, इसको भी तुमने सेम एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कराया। तो इसकी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ आई डैश ओमेगा स्क्वायर होगी। देख रहे हो? यस सर। नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो तुम ये देखो कि यहाँ पे तो एम मास जो है वो स्कैटर्ड है एक्सिस से और पेरिफेरी तक इस पूरे जोन में। तो कुछ यस मास सर। तो एक्सिस के पास है, कुछ थोड़ा दूर है, कुछ और दूर है। यहाँ सारा मास ही सरकमफेरेंस पे है, बीच में खाली जगह है। तो इसमें से किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा एक्सपेक्टेड है तुम्हें? डिस्क का। भाई डिस्क का क्यों होगा? रिंग का होगा। नीचे वाली का नहीं होगा। ऊपर वाले का होगा ना। इस तरह से देखो कि यहाँ पे भी 5 किलोग्राम मास है, यहाँ पे भी 5 किलोग्राम मास है। तो यहाँ हाँ, तो ऊपर वाली का होगा फिर। यहाँ तो सारा का सारा 5 किलोग्राम जो है वो स्कैटर्ड है। कहाँ में दोनों का मास सेम तो बताया आर डिस्टेंस पे। पर यहाँ पे 5 किलोग्राम कुछ थोड़ा सा यहाँ पे होगा, कुछ थोड़ा, मतलब जितनी इसकी रेडियस है उतनी रेडियस पे 5 किलोग्राम मास नहीं है ना, उससे कम रेडियस पे भी तो है यहाँ। यस सर यहाँ समझ सारा गई। मास ये आर डिस्टेंस पे है, तो जो ज्यादा मास आर डिस्टेंस पे होगा वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा ना वहाँ पे। इसीलिए अलग अलग शेप और साइज की बॉडी को रोटेट करने में हम लोगों को अलग अलग तरह की फीलिंग आती है। ठीक है सर। अब इसीलिए साइकिल को हमने जो बनाया वो स्पोक की फॉर्म में बनाया है, ना कि डिस्क की फॉर्म में। उसका रीजन समझ रहे हो ना क्या है? कि जब ये साइकिल चलेगी तो अगर तुम थोड़ी देर के लिए पैडल मारना बंद कर दो, मान लो ऐसे तो है ना कि तुम पैडल मार दो मान लो इसमें, तो क्या होगा उससे? इसके अंदर कुछ काइनेटिक एनर्जी स्टोर रहेगी जो सफिशियंट होगी इसको कुछ दूर तक विदाउट पेडलिंग कंटिन्यूएशन के लिए। हाँ जी सर। क्योंकि इसके रिम का शेप इस तरह का है कि ज्यादा मास आउटर सर्कमफेरेंस पे है। अगर हम उतने मास के रिंग यहाँ स्पोक की बजाय डिस्क लगा के बना देते तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होना था? कम। यस यस सर। सर। तो उतनी ही तेज स्पीड से चलने के बावजूद भी डिस्क शेप के अगर व्हील होते तो वहां पे एनर्जी स्टोर कम रहती, तो ये जल्दी रुक जाती। पैडल मारना बंद कर देते हो, जब तक पैडल मार रहे हो तो चल रही है। अगर तुमने 10 20 50 सेकंड के लिए पैडल रोक दिया तो पता चला उतने साइकिल भी रुक गई। हाँ जी सर। एक्टिवा को नोट करके देखो और साइकिल को नोट करके देखो। साइकिल पे पेडलिंग करते टाइम थोड़ी देर के लिए रोको तो काफी देर तक चलती रहती है। एक्टिवा को एक बार स्लो कर दो तुरंत रुक जाता है। यस सर। हालांकि उसमें और भी मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, उसका जो बेल्ट सिस्टम वगैरह है, पर ये मतलब बेसिक थीम यही है साइकिल में इसको। इसकी बात समझ आ रही है ना? यस सर। तो एक तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसी भी बॉडी का वो मास पे तो डिपेंड करता ही करता है, पर बॉडी की शेप पे भी डिपेंड करता है। और गिवन शेप के लिए जैसे तुम्हारे पास ये वाली डिस्क है, एक ये वाली डिस्क है, दोनों सेम रेडियस की है, सेम मास की है। तो तुम मुझे ये बता दोगे जिसमें कि ये जो दोनों की दोनों डिस्क है, इन दोनों डिस्क में जब दोनों की दोनों सेम मास की हैं और सेम रेडियस की हैं तो पता है क्या होगा? ऐसा तो हो सकता है ना कि हम आउटर पेरिफेरी पे एक को मोटी कर दें दूसरी को पतली कर दें।
मतलब हाँ Yes, सर। मतलब यहाँ सेंटर की तरफ ज्यादा मास कॉन्सेंट्रेटेड रहे और आउटर पेरिफेरी की तरफ कम रहे। यस सर। तो जिसका सेंटर ऑफ जिसका मास एक्सिस की तरफ ज्यादा होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। शेप देख एक जैसी सी है, पर हाँ जी सर। गिवन शेप के अंदर मास का डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग तरह है। यस सर। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि फॉर गिवन शेप एंड साइज सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास विद इन द बॉडी। ठीक है भाई। yes, sir. फार्दर द constituent particles from axis of rotation, greater will be the moment of inertia. एग्री हो ना इस बात? जी सर। अब हम कुछ इसके लिए मतलब थ्योरम्स भी अभी लर्न करेंगे, पहले एप्लीकेशन करेंगे, बाद में इनका प्रूफ भी देख लेंगे पहले कि देयर आर टू थ्योरम्स used for the calculation of moment of inertia. ठीक है भाई। इसमें यस सर। एक तो है उनमें से पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम एक्चुअली में क्या कहती है कि अगर अपने पास कोई एक बॉडी है जैसी ये, कैसी भी शेप की है, और हमें एक, अब कोई बॉडी है तो उसका सेंटर ऑफ मास भी तो होगा। यस सर। मान लो जी इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, तो अगर हमें किसी भी तरह से किसी एक बॉडी के एक ऐसे एक्सिस के अबाउट सेंटर ऑफ मास की पहले से ही नॉलेज है जो कि उसके सेंटर ऑफ मास से पास होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनो ना भाई, मैंने क्या कहा था? हम पहले से ही एक ऐसे एक्सिस के अबाउट सेंटर ऑफ मास, ऐसे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले से ही हम फेमिलियर हैं कि जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास होता है। अच्छा, होता क्या है कि एक टाइम में बॉडी एक ही एक्सिस के अबाउट रोटेट होगी। ठीक है, एक टाइम में बॉडी, यस सर। मतलब ऐसा नहीं होगा ना कि एक टाइम में मल्टीपल एक्सिस के अबाउट रोटेट होगी, टूट जाएगी बीच में। एक बार में एक ही एक्सेस के अराउंड होगी। एक बार में एक ही एक्सिस के अबाउट अगर वो रोटेट हो रही है, तो अगर वो, अगर मेरी वर्ड यूज कर रहा हूँ ध्यान से, तो मैंने क्या बात, अगर वो एक ऐसे एक्सिस के अबाउट रोटेट होती जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास होता, और हम ये कह दें कि उस एक्सिस के अबाउट उसका सेंटर ऑफ मास आई जी, हमें उसके एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जी हमें पता होता पहले से। ठीक, मतलब ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो नहीं रही है, अगर होती और इस एक्सिस के अबाउट हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले से पता होता और वो आईजी होता, Yes, यस sir. सर। तो हम इस आईजी का यूज करके इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास के सिवाय जितने भी एक्सिस होंगे जो इस एक्सिस के पैरेलल होंगे, जब ये उनके अबाउट रोटेट होगी तो हम उनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने में इस आईजी की हेल्प ले सकते हैं। अब देखो, प्रेजेंटली ये इस ब्लू एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है, ठीक है सर। ये भाई इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है प्रेजेंटली।
पर अगर ये सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के अबाउट रोटेट होती तो उस टाइम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया IG होता। नहीं हो रही, पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा ना चला जाएगा कहीं। यस सर। yes sir, हाँ, अब हो रही है इस एक्सिस के अबाउट, तो इन दोनों एक्सिस के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो है a। इस बॉडी का मास है m। तो हम इस IG का यूज करके इसके पैरेलल जितने भी एक्सिस ऑफ रोटेशन बनेगी, मतलब बॉडी उन सारे एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी जो IG के पैरेलल होंगे अलग अलग टाइम। तो हम IG का यूज करके बाकी सारे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। वो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। IG क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ m इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी और a इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। ये कौन कौन से एक्सिस है? एक वो जिसके अबाउट बॉडी रोटेट हो रही है, एक वो जो सेंटर ऑफ मास से पास होता है, और ये जो ये दूसरा एक्सिस है ये बॉडी के अंदर से भी पास हो सकता है, बॉडी के बाहर से भी पास हो सकता है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जिन दो एक्सिस के बीच में तुम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे उनमें से एक का सेंटर ऑफ मास से पास होना कंपलसरी। कोई डाउट है क्या यहाँ नहीं सर, पे? दूसरी है फिर इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसमें क्या है कि जैसे ये एक तो बॉडी है, जैसे तुम्हारे पास तो बुक है रेक्टेंगुलर शेप, ठीक है ना भाई? तो अगर ये बुक इस एक्सिस के अबाउट रोटेट होती, अगर ये रोटेट होती, और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो IX होता है, ठीक है? yes sir, अगर ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट होती और इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया IY होता है, ठीक है? यस सर। yes ये sir, ये दोनों एक्सिस जो है ये एक ही प्लेन में होने चाहिए, ये बात तुम्हें याद रखनी है। ये दोनों बॉडी के प्लेन में होने चाहिए। समझ रहे हो ना भाई मेरी बात? yes sir, जैसे तुम अपनी कॉपी को एक बार वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करके देखो, एक बार एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करके देखो, और एक बार तुम अपनी मैं तुम्हें भी जरा एक बार, अगर तुम मुझे देख पा रहे हो तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ क्या ही हो रहा है एक्चुअली। जैसे ये है ना मेरे पास, देखो ये अगर वो एक बार ऐसे रोटेट हो रही है तो वो तो IX है, और अगर वो ऐसे रोटेट हो रही है तो फिर वो IY है। दिख पा रहा है? यस सर दिख रहा है। पर अगर तुमने कुछ बच्चों को ना उंगली पे कॉपी घुमाते हुए देखा होगा ऐसे, समझ रहे हो? ऐसे ही। yes sir, ये कौन सा वाला एक्सिस है जो बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है? जेड। हाँ, जेड मान लो तुम एक सेकंड के लिए, इसको हम ये कह देंगे भाई, मान लो ये है। नहीं समझे? बोलो। यस सर। इसके yes अबाउट sir, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है IZ, और प्रेजेंटली ये इसके अबाउट ही रोटेट होती है, यही एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ पर हम भाई इसके लिए ऐसा मान लेंगे कि जैसे ये है कि ये अगर इसके अबाउट रोटेट होती तो IX, अगर ये इसके अबाउट रोटेट होती तो IY। देखो ये दोनों बॉडी के प्लेन में, पर ये इन दोनों में से किसी के अबाउट भी रोटेट नहीं हो रही, इसके अबाउट रोटेट हो रही IY।
ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि जो दो एक्सिस बॉडी के प्लेन में है और म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, अगर उनको ऐड कर दिया जाए, मतलब उनके एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर दिया जाए, तो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट के थ्रू जो एक्सिस बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर पास होएगा, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाता है। मतलब अगर तुम्हें आई एक्स और आई वाई नोन है, तो उन दोनों एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट करते हैं आपस में, उनके इंटरसेक्शन के थ्रू अगर कोई परपेंडिकुलर एक्सिस जाता है बॉडी के प्लेन पे, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया उन दोनों का एडिशन से मिल जाएगा। बोलो, ये बात समझ आई है नहीं? यस सर, आ गई। Yes. कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? No, No, sir. चलूँ मैं आगे? यस सर। ये yes, sir. प्रॉब्लम। अब हम इनका यूज करेंगे, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने में। तो ध्यान से देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए भाई हम क्या क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं, देखिए। हम सबसे पहला बेसिक एग्जांपल लेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग। अब इसमें मल्टीपल एक्सिस होंगी, इसमें से हम कुछ कॉमन कॉमन एक्सिस सेलेक्ट करके इन चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे। देखो जरा जरा। अपने पास में रिंग है, जैसे कि भाई समझ पा रहे हो? Yes, sir. अब हमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए यहाँ पे, वो चाहिए अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द रिंग पासिंग थ्रू सेंटर। ये मैं डिस्क्रिप्शन में ही लिखा हूँ कि मास m और r रेडियस की रिंग है। ये इसमें मैं बस मार्किंग कर देता हूँ, ये m मास की रिंग है और r रेडियस है, समझ लो। और ये कौन सा एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है? अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। अब परपेंडिकुलर टू द प्लेन तो ये भी हो सकता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन तो ये भी हो सकता है, पर इसमें से हमें एक ही चूज करना है, पासिंग थ्रू सेंटर। अब तुम देखो, जो रिंग का ज्योमेट्रिकल सेंटर है बेसिकली वो इसका सेंटर ऑफ मास भी है, अगर ये यूनिफॉर्म रिंग है। Yes, sir. और अगर ये नॉन यूनिफॉर्म है, तो फिर मान लो राइट का पार्ट थोड़ा हैवियर है, लेफ्ट का पार्ट थोड़ा कम हैवियर है, तो फिर जो सेंटर ऑफ मास होगा भाई वो राइट की तरफ यहाँ आ जाएगा। तो फिर सेंटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे उसको हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम में यूज नहीं कर सकते, हमें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा, पहले उसको यूज करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम में। मैंने वही बताया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में सिर्फ हम उसको यूज करते हैं जो कि सेंटर ऑफ मास से पास होता है। यहाँ बेनिफिट ये है, यूनिफॉर्म रिंग में सेंटर और सेंटर ऑफ मास एक ही जगह। एग्री होना इस बात से? Yes, sir. अब तुम अगर देखो, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको ऐसे छोटे 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 पीसेस में डिवाइड कर दो, तो अगर अलग अलग पीसेस जो होंगे, DM1 DM2 DM3 DM4 मासेस के हैं, इन सब की डिस्टेंस तो सेम ही होगी ना। हाँ जी सर। तो मैं क्या ऐसा नहीं लिख सकता क्या? थोड़ा कॉमन सेंस लगा दो बेटा। बोलो, लिख सकते हैं। आर Yes, sir. स्क्वायर अगर मैं कॉमन लूं, तो ये बाकी क्या बचने वाला है? क्या ये m नहीं बचेगा? जल्दी बोलो भाई, इन सब एलिमेंट Yes, sir. को जोड़ हाँ जी के सर। टोटल मास ऑफ द रिंग ही तो हो जाएगा। मास स्क्वायर लिख दिया मैंने। यस सर। अब इसमें बी पार्ट है,
about an axis perpendicular to plane of ring passing through circumference. तो अब देखो यहाँ पर ये एक रिंग है जो हमने भी पहले देखी थी। इस रिंग में हमने जब ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट होती है तो हमने अभी कैलकुलेट करा है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जी हमें पहले से ही नोन है कितना एम आर स्क्वायर। अभी तो कैलकुलेशन करिए अभी। Yes, sir. और अभी ये कौन सा एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है पासिंग थ्रू सर्कमफेरेंस एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो अब इसके लिए जो नया एक्सिस है अगर तुम देख पा रहे हो भाई तो वो नया एक्सिस ये वाला है। तो तुम ये बताओ क्या ये दोनों एक्सिस पैरेलल नहीं है? है सो Yes, इनमें से एक सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास नहीं होगा। हो रहा है। आई जी को हम कैसे यूज कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले ऐसे ही तो यूज कर रहे थे। और यहाँ ए कितना था वो आर है तो आई कितना होगा एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है 2 एम आर स्क्वायर। बोलो यस सो इतनी बात समझ गए? आ गई सो अब इसमें से हम तीसरा केस भी बना सकते हैं। मैं लिख नहीं रहा हूँ वैसे बता रहा हूँ। अबाउट एन एक्सिस perpendicular to plane of the ring about an axis in the plane of ring passing through center। देखो बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करो। मुझे जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए एक्चुअली में वो ये एक्सिस जो बॉडी के प्लेन में रिंग के प्लेन में और उसके सेंटर से पास है। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम है? No, sir. मैंने मान लिया कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है यही एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो डाउट है किसी को? नहीं सो अब तो मुझे ये बता दो कि जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट है क्या उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम इस एक्सिस के अबाउट एक्सपेक्ट नहीं करते हो? डायमीटर ही है ना सर ये? वो भी तो डायमीटर ही है सीधा सीधा बात मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इन दोनों डायमीटर के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम नहीं है। होगा सो बोलो Yes, sir. जब दोनों डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा तो मैं दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर उसका आई है तो भाई इसका भी तो आई होगा। Yes, sir. होगा। क्या ये दोनों एक्सिस बॉडी के प्लेन में नहीं है? बोलो Yes, है sir. सो कि दोनों एक्सिस बॉडी के प्लेन क्या दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है? है सो तो क्या हम इन दोनों एक्सिस के अबाउट अगर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको ऐड कर दें तो हमें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। और ये कौन सा एक्सिस है जो अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेशन करी है एम आर स्क्वायर। तो क्या मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को ऐसे यूज नहीं कर सकता हूँ क्या? बोलो कर सकते हैं। ये बात समझ आई? हाँ जी सर। Yes, sir. इसके बाद इसमें फिर हम जैसे तुमने देखा होगा हाथ से फिर एक जैपनीज का पंखा नहीं होता जैसे मतलब इस रिंग को तुम बीच में से अगर कंप्लीट कर दोगे तो तुम्हारे पास एक पंखे जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर मैं अ, जो इसके लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ये वाली लाइन पे है। ऐसे
बोलो, यस सर। ऐसे घुमाओगे ऐसे ही, हाथ से पंखा अब ये देखो तुम इसमें कि ये वाला एक्सिस अभी हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेशन करी है, ये वाला एक्सिस जो है बेसिकली इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, ये रहा mr²/2। बोलो, हाँ yes जी सर। sir, अब ये एक्सिस क्या सेंटर ऑफ मास के पास नहीं हो रहा? हो रहा है सर। होगा। अब ये बात ध्यान रख लेना कि ये भी सेंटर ऑफ मास के पास हो रहा है और भाई ये भी सेंटर ऑफ मास के पास हो रहा है, पर दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग है। क्यों? चूंकि एक बॉडी के प्लेन में, एक बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर। यस सर। पर यहाँ पे भी तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा ही सकते हैं। हाँ सर, यस। लगा सकते हैं। आई प्लस एम आर स्क्वायर, अब आई कितना हो गया? आई हो गया 1/2 mr² प्लस mr²। समझ पा रहे हो ना दोनों थ्योरम हम किस किस तरह से यूज कर रहे हैं? yes sir, चलो अब हम कल फिर एक डिस्क का और रॉड का केस करेंगे, तुम एक बार ठीक से कॉपी करके और ठीक से पढ़ के आना। ठीक है सर। चलो गुड। गुड नाइट सर। thank you sir।